पेपर वन की प्रकृति जैसा मैं समझता हूँ, ये किसी खास किताब की प्रकृति नहीं है। आप किसी खास बुक को लेकर के इस पेपर वन को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपने जो जेआरएफ निकाला उसके लिए आपकी क्या योजना थी, जिससे आपको लगता है कि मैंने ये किया, इस वजह से मेरा निकल गया? बात तो ये कि मेरा जेआरएफ निकल गया। डाउट में तो मैं खुद हूँ कि कैसे निकल गया। मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या रहा पैटर्न। तो ये मेरे 5 पॉइंट होंगे। इस 5 पॉइंट पे मेरी तैयारी चली और मेरा ये स्ट्रेटजी रहा था। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं इसे प्रिपरेशन करते वक्त, और भी इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, सारी आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं। आज मैं लेकर आया विश्वदीप भैया को, जो कि मेरे सीनियर हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली नेट जेआरएफ निकाला है, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने जो चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर किस तरीके से आपकी तैयारी रखनी चाहिए, इन सब में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया आप ये बताइए कि नेट जेआरएफ के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में। वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी हम जान लेते हैं कि कितनी बार एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा कुछ डिटेल्स। देखो, नेट जेआरएफ जो है वो यूजीसी जो संस्था है उसके द्वारा नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें जिसको हम लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो कि किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है। ये पूरे नेशन वाइज में होता है और साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी के द्वारा। इसकी कंडक्टिंग बॉडी पहले सीबीएसई थी, अभी दिसंबर 18 से एनटीए करवा रही है इसे। और इस एग्ज़ाम में ही जेआरएफ को भी शामिल किया जाता है। दोनों में एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, उसे हम यूजीसी नेट साथ में जेआरएफ जोड़ के बोलते हैं। हालांकि एग्ज़ाम का नाम नेट ही है, जेआरएफ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसमें जो कुछ टॉप विद्यार्थी होते हैं, एक रेशियो सेट होता है यूजीसी के द्वारा, जिनको रिसर्च के लिए आगे पीएचडी में रिसर्च करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। तो जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं और उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है एक परसेंटेज के हिसाब से, वो उन्हें फेलोशिप देती है जेआरएफ के नाम से, और फिर उसे रिसर्च यानी कि पीएचडी करने के लिए उसमें एलिजिबिलिटी मिलती है। साथ में यूजीसी नेट जो है वो आपके आगे रिसर्च करने के लिए जो पीएचडी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाई जाती है, उससे भी एक एग्जम्पशन प्रदान करती है कि आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए यूजीसी नेट और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से पीएचडी में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो यूजीसी नेट बेसिकली एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और दूसरी तरफ रिसर्च करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ पर उनको कुछ मतलब कि पैसों से हेल्प की जाती है कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो मंथली पेमेंट मिल जाती है। जेआरएफ का वही जो है योगदान है कि जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बेसिकली रिसर्च करने के लिए सरकार के द्वारा हर माह आपको एक कुछ निश्चित राशि दी जाती है। अभी लगभग 40 के आसपास है ना ये? हाँ, अभी इस बार चूँकि इसमें बढ़ोतरी हुई है तो ये 47 के आसपास 47 के आसपास है, हाँ, पर मंथ। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप का है, और जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो तीसरे साल से आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में ट्रांसफ़र हो जाता है ये, और तीसरे वर्ष से ये 52,000 के आसपास मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ना कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए उन्हें कौन सी बुक्स जो है अपने पास रखनी चाहिए, कम से कम ये इसके पास पढ़ी हो, बाद में उनसे देखे कौन सी बुक्स उन्हें रखनी चाहिए अपने पास? देखो, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की जो बात चल रही है, खासकर हिंदी के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एक बिल्कुल अलग ही प्रकृति का पेपर होता है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स वालों के लिए जो होता है वो अलग अलग मतलब सेम होता है, हाँ। बल्कि पेपर 2 जो होता है वो जिस सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपको वो पेपर देना होता है। जैसे अब हिंदी की बात करके ले चले तो हिंदी में पेपर 1 जो होगा वो कॉमन ही होता है, पेपर 2 स्पेशल हिंदी का पेपर होता है। ये कुछ ऑप्शनल पेपर टाइप है, जैसा यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है, आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, वैसे यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अलग अलग जब देखा जाए
तो पेपर 2 के लिए आपके पास सबसे पहले तो उन्होंने प्रॉपर एक सिलेबस डिफाइन कर रखा है। बिल्कुल 10 यूनिट्स के अंदर हो। पेपर 1 जो है और पेपर 2 है वो दोनों यूनिट्स में डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने। और इस यूनिट के बाद भी उन्होंने क्या कर रखा है कि सिलेबस में प्रॉपर यूनिट दे करके क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ये उन्होंने बता रखा है। पेपर 2 में हिंदी में बात की जाए तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी भाषा का विकास है, पृष्ठभूमि वैचारिक पृष्ठभूमि से है, भारतीय काव्यशास्त्र पश्चिमी काव्यशास्त्र को शामिल किया गया है और साथ में बहुत सारे टेक्स्ट लगाए गए हैं जिनमें उपन्यास, निबंध, कहानी, अन्य गतिविधियाँ वगैरह शामिल की गई हैं, नाटक। तो ये सबसे पहले अगर इनकी किताबों की बात की जाए तो आपके पास जितने उसमें लगे हुए टेक्स्ट है वो तो आपके पास होने ही चाहिए। उपन्यास में जितने उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, नाटक हो, अन्य गतिविधियों की जो रचनाएं हैं इतने आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। और बाकी के हिस्सों के लिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देख सकते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास को देख सकते हैं, आप बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास को देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। पर एग्ज़ाम की व्यवहारिकता की बात करें तो अगर आप बिल्कुल शुरुआत से नहीं पढ़ते आ रहे हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आपके सामने एग्ज़ाम आ गई है और आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो संभव नहीं हो पाता है कि आप इतनी सारी रचनाएं एक साथ पढ़ पाएँ। तो उस कंडीशन में बहुत सारी मार्केट में गाइड बुक्स आती हैं जो कि इन सब चीज़ों का कंपाइलेशन एक जगह आपको करके देती है। दृष्टि की जो बुक है वो काफ़ी फेमस चल रही है अभी, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी यूनिट, पेपर 2 का जो पूरा का पूरा मटेरियल है एक जगह आपको मिल जाता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग प्रकाशंस के बुक आते हैं जो कि UGC नेट को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना होता है कि बुक्स आप कितने भी इकट्ठे कर लें, है ना, किसी निश्चित सोर्स को जितना ज़्यादा बार पढ़ के आप फॉलो करते रहेंगे वो ज़्यादा एग्ज़ाम में काम आएगा, मल्टीपल सोर्स यूज करने के बजाय। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 की प्रकृति जैसा मैं समझता हूँ, ये किसी खास किताब की प्रकृति नहीं है। आप किसी खास बुक को लेकर के इस पेपर 1 को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं जो उस किताब में, जो कि स्टैंडर्ड मानी जाती है, उस किताब में भी नहीं आती। जैसे कि KVS मदान की जो बुक है पेपर 1 को लेकर के इंग्लिश में काफ़ी अच्छी मानी जाती है, हालांकि हिंदी वर्जन भी आता है उसका, लेकिन उसका जो है उसका इंग्लिश वर्जन काफ़ी अच्छा है। दृष्टि की पेपर 1 की पुस्तक आती है वो भी काफ़ी अच्छी है हिंदी को लेकर के, हिंदी भाषा में। तो आप उन पुस्तकों को पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आपको उससे उस पेपर की पृष्ठभूमि पता चलेगी, उसमें जो यूनिट्स बटे हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि पता चलेगी। तो पेपर 1 की प्रकृति ऐसे है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपको एग्ज़ाम निकालना, क्योंकि आप अलग अलग सालों के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अलग अलग पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में, क्योंकि सबकी पेपर 1 सेम है, तो आप उनको फॉलो करें या फिर अभी तक जितने पेपर 1 के एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखें और उस हिसाब से आप उनकी ट्रेंड को समझ करके क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करके उसको बना सकते हैं। जैसे कुछ हिस्से हैं जहाँ से वो पेपर 1 में हमेशा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं आऊँगा पेपर 1 पेपर 2 पे डिस्कस डिटेल, इस पे भी डिटेल में भी जाएंगे। हाँ, तो मेन बुक है, बुक के आगे आपको ऊपर ये है कि पेपर 2 के सारे बुक आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कम से कम। सारे ओरिजिनल टेक्स्ट आपके पास रख लें, एक गाइड बुक रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पेपर 1 के लिए KVS मदान, अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो KVS मदान रख सकते हैं, और आप हिंदी में करना चाहें तो आप दृष्टि की बुक जो है दृष्टि वो भी आप रख सकते हैं। मेरे पास बुक थी, मैं ला नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं कभी और दिखा दूँगा। अच्छा, तो काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आपने जो नेट जो निकाला है, ये JRF स्पेशली जो काफ़ी मुश्किल होता है निकालना, नेट तो यूजुअली सब निकाल ही लेते हैं, तो आपने जो JRF निकाला उसके लिए आपकी क्या योजना थी जिससे आपको लगता है कि मैंने ये किया, इस वजह से मेरा निकल गया? देखो, पहली बात तो ये कि मेरा JRF निकल गया, डाउट में तो मैं खुद हूँ कि कैसे निकल गया। हाँ, ऐसा ही होता है लोगों को। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे,
बहुत मतलब जब एग्ज़ाम निकला मेरा तो संभवतः मुझे नहीं पता था कि जितने लोग मेरी जानकारी में मेरे के आसपास सीनियर जूनियर संभवतः मेरे जो मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं खुद सोच में था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था वही। कि आखिर इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए थे। हालाँकि देखो, रणनीति जो होती है एग्ज़ाम निकालने की, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम की प्रकृति ऑब्जेक्टिव है और मास्टर्स में हमेशा हम लोग सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं वो जो एक गैप बनता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है कभी-कभी। दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम जब आप निकालने जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, जो कि खासकर एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम हो, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि क्या छोड़ना है ना? क्योंकि आप 100% वहाँ पे कर भी नहीं सकते। जैसे कि पेपर 2 की बात करें तो 100 प्रश्न होते हैं उसमें। बहुत मुश्किल और बहुत रेयर होता है कि कोई उसमें से 80 और 85 प्रश्न कर ले जाता है, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। सब 60 से 70 या 75 के बीच रह जाते हैं, क्योंकि आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते। सब एग्ज़ाम में कुछ सवाल आते हैं छोड़ने के लिए, उन पे हम अगर ज़्यादा ध्यान लगाएं तो बाकी के 4 प्रश्न हमारे छूट जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं, अब 100 है तो 80-90 ला रहे हैं, वो 55 12th और 10th वाले स्ट्रेटजी लाया कि नहीं 100 में तो 90 लाना है हमें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी जो है सबसे ज़्यादा ये काम आई कि चूँकि CUET के दौरान, CUET PG के एग्ज़ाम के दौरान मैंने काफ़ी पढ़ा था। जो बुक्स गाइड की जो दृष्टि की जो बुक है वो UGC नेट के लिए प्रेफर की जाती है, उसे मैंने CUET के दौरान पढ़ा था। और इसके साथ ही जो नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो कि JRF के पेपर्स हैं, नेट के पेपर्स हैं, उसे मैंने CUET PG के दौरान लगाए थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे पता था कि इसका क्या ट्रेंड रहा है, क्या प्रकृति है, किस प्रकार के ये प्रश्न पूछते हैं। तो जो भी बच्चे, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे CUET दे करके आए हैं और काफ़ी अच्छा उनको स्कोर है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम पढ़ा है उसे, तो आपके लिए आसान बात ये है कि आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर रखा है। आपको बस क्या है, वापस से उन चीज़ों को रिपीट करना है, याद करना है, और फिर साथ में जो टेक्स्ट के हिस्से लगे हुए हैं और पेपर 1, इन दोनों को ऐड कर लेना। मैंने वही किया था। CUET के दौरान काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस मेरी थी। जब मैं यहाँ आया दिसंबर में, मैं यहाँ आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और फिर जनवरी समझते निकल गए। जनवरी के दौरान हमने कुछ मित्रों के साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया आपस में डिस्कशन करने के लिए, और उस डिस्कशन में 6-7 लोग 8 लोग आपस में एक साथ बैठते थे। एक छोटा सा प्रॉपर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। हर दिन डिसाइड किया था हम लोगों ने कि कोई एक रचना टेक्स्ट का हो, वो हम सेट करते थे। जैसे कि मान लीजिए कहानी कर ली, कहानी में चूँकि कहानी छोटी होती तो हमने कर दिया कि आज 2 कहानियों पर चर्चा होगी, 3 कहानियों पर चर्चा होगी, तो 2 कहानी हमने निर्धारित कर लिए, और सबका ये टास्क होता था कि सभी मिल कर के कहानियाँ पढ़ेंगे घर पे, उससे जो भी संभवतः प्रश्न या फिर हो सकते हैं वो अपना बनाएंगे, और एक प्रॉपर टाइम पे क्लास के बाद हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी लॉन में बैठेंगे, और वहाँ पे बैठ कर के सब लोग मिल कर के उस कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने का अर्थ ये होता था कि कोई एक पर्सन आकर के उस कहानी को बताएगा पूरा, कि समरी वर्जन ये कहानी थी, बाकी सब उसको अच्छे से सुनेंगे, और अगर उनको कुछ ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, साथ में अगर उनको कुछ प्रश्न करने हुए तो प्रश्न करेंगे। हम लोग कभी कभी साथ में मिल करके पेपर 1 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते थे वहीं बैठे बैठे, कभी पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करते थे। तो मेरी तैयारी के दौरान जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो मेरा ये ग्रुप रहा, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी दौरान धीरे धीरे करते ऐसा पता नहीं चला कि कब चीज़ें ख़त्म हो गई। हमने काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें कंप्लीट कर ली। फिर हम लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट हुए। टेलीग्राम पे क्विज़ेज़ के सिस्टम्स होते हैं। हमने आपस में मिल कर के एक समूह बनाया और सबसे कहा कि आप सब जो है टेलीग्राम पे क्विज़ बॉट के थ्रू 10-10 क्वेश्चंस बनाएंगे। कोई कहानी पे बनाएगा, कोई उपन्यास पे बनाएगा, कोई पेपर 1 पे बनाएगा। जैसे मुझे हमेशा पेपर 1 का जिम्मा मिलता था,
तो पेपर 1 पे क्वेश्चन बनाने का ज़िम्मा मुझे दे दिया जाता था, बाकी सब लोग अपना अपना कहानी बनाते रहते थे। कुछ क्विज़ेज़ जो है मेरे पहले से, जब मैं सीयूईटी की तैयारी करता था वहाँ से मेरे पास पहले बने हुए थे 100-100, 50-50 क्वेश्चंस के बहुत सारे, मतलब कभी 100 के आसपास क्विज़ बने हैं 100-100 क्वेश्चंस वाले, तो उनका भी यूज करते थे हम लोग। तो रात में जब हम लोग घर आते थे थक हार करके बेड पे लेट करके, अब कुछ नहीं बचा तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्विज़ खेलते थे। तो उस दौरान हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, तो ये स्ट्रेटजी रही। अंत के समय में चूँकि बीच में, चूँकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ के बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों से बच नहीं सकते, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई, फ्रेशर्स आ गए और बाकी चीज़ें भी थी। इसके बाद घर जाना हो गया। हाँ। कुल मिलाकर के समय बहुत कम था एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं वापस यहाँ आया था। 10 दिन के लिए मेरे पास समय बचा था, और उस 10 दिन में समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। उस समय मैंने एक काम किया था, बैठ करके पहले पेपर का एनालिसिस करा 2 साल के। मैंने ये देखा कि ट्रेंड क्या है इसका। देखा, मार्च का मैंने पेपर दिया था, और उसके पहले के जो पेपर हुए थे, एक मर्ज्ड सेशन का पेपर हुआ था, तो मर्ज साइकिल का पेपर हुआ था 22 वाले। उसमें उन्होंने क्या किया था, ट्रेंड जो है धीरे चेंज हो रहा था, और वो साहित्य के इतिहास वाले पोर्शन से, रचनाओं के पोर्शन से हट करके वो टेक्स्ट पे आ रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस टेक्स्ट से आ रहे थे, और अगर टेक्स्ट के अलावा किसी रचनाकार की रचनाएं अगर आ रही थी, अगर कोई क्रम में लगाने आ रहा था, तो उन्हीं की आ रही थी जो कि टेक्स्ट में लगे हुए हैं। मतलब उनका पूरा फोकस टेक्स्ट था। टेक्स्ट कहने का मेरा मतलब जो है उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक और अन्य गतिविधियों से है। तो अंत समय में मैंने ये निर्धारित किया कि अब मुझे 10 दिन केवल और केवल टेक्स्ट पे ध्यान देना है। बाकी पेपर 1 मेरा पहले से काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी उसके ऊपर। तो उसके बाद मैंने 10 दिन लगातार टेक्स्ट, कहानियाँ, निबंध, नाटक, इनके जहाँ से हो सके समराइज वर्जन जहाँ से मिल सके, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि मैं अंत समय में सारा का सारा पूरा उपन्यास वापस से पढूं। तो उसके समराइज्ड वर्जन जहाँ से भी मिले मैंने उसको कलेक्ट किया, और कलेक्ट कर करके फिर उसकी तैयारी करी। और जब एग्ज़ाम का दिन था, उस दिन जब मैं जा रहा था, मैं सेकंड शिफ्ट में पेपर था, सेकंड शिफ्ट में जब पेपर देने के लिए मैं निकल रहा था, इसके पहले मेरा एक दोस्त है, उसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हो चुका था। अच्छा। पेपर दे करके जैसे ही निकला था, हाँ। मैंने उसको कॉल लगाया, मैं रास्ते में था, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या रहा पैटर्न। उसने बोला कि विश्वदीप, तुमने जो बताया था वही पैटर्न, टेक्स्ट अभी भी पूरा फोकस में है, और क्वेश्चंस जो है उसी तरीके से आ रहे हैं। मैंने गेस किया था 50% क्वेश्चंस वहीं से आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसे आ रहा है, और रचनाकार भी वैसे ही हैं जो लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं तो खुशी से झूम गया था। फिर अब यार हड़बड़ाहट होती है इंसान को, मैं वापस से निकाल करके टेक्स्ट देख लूँ फिर से एक बार। मैं मेट्रो में टेक्स्ट देख रहा हूँ, ये वो। हालांकि लास्ट टाइम आप कितना भी कर सकते हैं, कम ही लगता है वो। फिर एग्ज़ाम देने गया मैं, वहाँ बैठ गया आराम से, मस्त पेपर दिया। पेपर देता जा रहा था, हालांकि कुछ प्रश्न टेक्स्ट से आने के बावजूद मेरे दिमाग कैसे ऊपर जा रहे थे। फिर वहाँ पे वही है कि आपकी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं, है ना, जो आपने पहले पढ़ रखा है वही काम आती ज़्यादातर। हाँ, आप कितना भी नया पढ़ लो, काम वही आता है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। तो वही हुआ मेरे साथ, बस एग्ज़ाम से पेपर दिया अच्छे से। और हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने मेट्रो में डिसाइड करा था कि पहले क्या बनाएंगे, पेपर 1 पहले बनेगा, पेपर 2 पहले बनेगा, कैसे स्विच करना है। तो हमने मेरे जो पूरे ग्रुप थे सब मिलकर ऐसा डिसाइड करा था कि पहला जो होगा वो पेपर 1 बनेगा, फिर उसके बाद पेपर 2 पे शिफ्ट करेंगे, फिर वापस से पेपर 1 पे आएंगे, और फिर पेपर 2 पे जाएंगे। पर वहाँ एग्ज़ाम पे जाकर के सब ग्रुप जो है वो अलग अलग अपना अपना कर रहा था। किसने फॉलो किया नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने वही फॉलो किया था। मैं जब गया तो पेपर 1 को देखा, पेपर 1 में मैंने देखा क्वेश्चन, मैं तब साथ में मैं भी ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। हाँ, मतलब क्योंकि देखो आप ना एग्ज़ाम में वहीं अपना दिमाग लगाते हो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्सन होता है। तो सबसे पहले ये काम करो वहाँ जा कर के कि देखो, हिंदी वालों के साथ समस्या, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, हिंदी वालों के साथ समस्या आती है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 की प्रकृति इंग्लिश की है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी वाले बच्चे नहीं कर सकते उसको, पर जो नेचर होता है ना पेपर का, वो इंग्लिश वालों के लिए बना हुआ है, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते।
तो और हिंदी वालों की अमूमन अंग्रेजी मैं सब पे नहीं आरोप लगा रहा हूँ, अमूमन होती है ऐसा, मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में प्रॉपर विद्वान होते हैं, तो अमूमन ख़राब होती है, तो वो वहाँ से बचना चाहते हैं। और हिंदी वालों के साथ एक और समस्या आती है मैथ्स और DI को लेकर के, वहाँ से वो बिल्कुल दूर भागना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में ये होता है कि मैथ DI है ना, इसको छोड़ के ऐसा साइड रख देते हैं और बाकी चीज़ों पे वो अपना हाथ चलाते हैं, काम चलाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि चूँकि मेरा जो है वो PCM बैकग्राउंड रहा है 12th में, तो मुझे मैथ अच्छा लगता था। मैं कहा ये जो है मेरा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ टारगेट करके ले गया था कि मैथ्स के 5 क्वेश्चंस, DI के 5 क्वेश्चंस और पैसेज के 5 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में ये हो गए 15 क्वेश्चन, और मैं इस पे कमांड मेरा तो बना हुआ है और थोड़ा सा मेहनत करूँगा तो पूरा बन जाएगा। तो 50 में 15 के 15 मेरे हाथ में, उसमें से मैं एक भी क्वेश्चन स्लिप होने नहीं दे सकता। बाकी बच गए 35। उस बाकी 35 में अगर बहुत ख़राब भी रहा, बहुत अल्टर क्वेश्चंस भी आ गए, तो भी मैं 15 तो बना ले जाऊँगा। इतना भी ख़राब स्थिति नहीं है कि 35 में 15 ना बना पाऊँ। तो 15 इस तरफ, 15 इस तरफ, 30। 35 में 15 बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं मुझे लग रहा था उस समय। तो 15-15 30 का मेरा टारगेट था। 30 नंबर लाने इधर से, 60 नंबर उधर किस तरीके से खींच खाच के ले आऊँगा और फिर मैं एग्ज़ाम तो निकाल ले जाऊँगा। इतना मेरा आइडिया था। मैंने वही किया। सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचा और मैथ्स खोला, DI निकाली, सब बना दी। पेपर 1 के सारे बना डाले। फिर पेपर 2 पे शिफ्ट किया। पेपर 2 के शिफ्ट करने के बाद मैंने पेपर 2 एक बार पूरा कंप्लीट बनाया, जो बनाता चला गया। फिर वापस से रिपीट करके पेपर 1 पे नहीं आके पेपर 2 को मैंने वापस से बनाया, क्योंकि मैंने पेपर 1 पहले बन चुका था। मुझे वहाँ पे ज़्यादा डाउट थे नहीं और ज़्यादा डाउट करना भी नहीं था। एग्ज़ाम में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है, किसी क्वेश्चन का आपने जो आंसर दिया है, पहली बार आपके मन से जो आंसर निकला, 90% चांस होता है कि वही आंसर सही होगा। जब आप दूसरे बार वापस लौट के उसको देखते हो तो आपका मन कहता है नहीं ये ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इस चक्कर में आप दूसरा ऑप्शन मार आते हो, और जब घर आते हो तो फिर ये बोलते हो कि यार पहला ही सही था, गलती हो गई मेरे से। तो CUT का मैंने पेपर दिया था, तो ये दिमाग में मेरे से CUT और DUT दोनों दिया था मैंने, तो ये दिमाग मेरे पहले से भरा था, मैं ये गलतियाँ कर चुका था। मेरे दिमाग में था ये गलती वापस से नहीं करनी है। एक बार जब आप क्वेश्चन का आंसर लगा दो, तो दूसरी बार तब तक उस आंसर को चेंज ना करो जब तक आप 100% या 110% श्योर ना हो कि दूसरा आंसर हो। तो मैंने यही किया पेपर 1 मारने के बाद, क्योंकि पेपर 1 के जो 35 क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत अजीब होते हैं उस समय। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब इसमें अगर ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया तो वो पक्का चेंज हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया उसको। पेपर 2 जो कि पढ़ना वो सा था, तो मैंने उस पर थोड़ा दिमाग लगाया और उस पर 1-2 बार और ध्यान दिया, ऊपर से नीचे। उसमें आता है आपको रेड फ्लैग करने का ऑप्शन आता है, तो आप उसको यूज करो प्रॉपर, देखो कि कौन से क्वेश्चन रह गए, और बार बार उन्हीं क्वेश्चन को देखो जो आपको लग रहा है डाउटफुल है। ये नहीं कि देखने के क्रम में आपने जो सही मार रखा उसको भी वापस देखो, पता चला उसको भी आप गलत मार के आओगे। तो उसको देखा, फिर पेपर 1 पे आया। पेपर 1 पे बचे हुए हिस्से को मैंने कंप्लीट करा। सब कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करे जो मुझे बन ही नहीं रहे थे, मैंने छोड़ दिया उसको, है ना। फिर समझ में आया कि यार नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लगाने में बेस्ट पॉइंट, हाँ मतलब बेस्ट पॉइंट है इस एग्ज़ाम का कि मुझे तो कुछ जा नहीं रहा है लगाने में, तो लगा देता हूँ। तो बाकी भी मैंने लगा दिए। फिर प्रॉपर एग्ज़ाम मतलब 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में मेरे सब कंप्लीट हो चुके हैं, आधे घंटे में मस्त हो रहा था वहाँ पर। वाह, क्योंकि समझ ही नहीं आया था, और मेरे दिमाग में पहले से साफ था कि नहीं मुझे वापस चेक नहीं करना है, क्योंकि मैं गलत बनाऊँगा। तो मैं इतना बनाया, उसके बाद फिर मैं सो गया और बस एग्ज़ाम ख़त्म हुई, सबमिट मारा और निकल गया वहाँ से। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आज तो गया मेरा पेपर, क्योंकि मैंने वापस देखा नहीं ना कि क्या था कैसा था। मुझे नहीं पता था कि क्या रिजल्ट आने वाला, कैसा आ रहा। सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही दिख रहा था। दोस्त पूछे थे इसको क्या हो गया है, सदमा मार गया क्या इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे बाद में होगा जैसा होगा। मैं तो मान चुका था नहीं निकलने वाला है, फिर निकल गया, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी कुल मिला के अगर 2-3 पॉइंट में मैं बोलूँ तो CUT और DUT का जो पेपर मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रखा था, एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसका हेल्प आया।
दूसरा, ग्रुप डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि आपके ऊपर ना एक प्रेशर होता है। जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा आज थोड़ा बीमार हूँ मैं, आज थोड़ा सो लेता हूँ, कल पढ़ लेंगे ये कहानी। जब आप ग्रुप में पढ़ते हो ना तो 7-8 लोग पढ़ रहे हैं, आप अकेले तो हो नहीं। तो आप मान लो आज आपको नहीं पढ़ने का भी मन है ना, तो आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे, यार आज 2 कहानी पढ़नी पड़ेगी यार, फिर ग्रुप में जाके क्या बोलूँगा मैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो ग्रुप डिस्कशन एक अहम रोल प्ले करता है। साथ ही वो ग्रुप डिस्कशन में जब आप मान लो कि बहुत सारी कहानी मैं नहीं पढ़ के जाता था, जैसे कि आकाशदीप कहानी मैंने नहीं पढ़ी थी, अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, पढ़ा है मैंने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर मुझे कहानी याद है। अब कैसे याद है बिना पढ़े? क्योंकि जब मैं ग्रुप डिस्कशन में बैठता था तो मैं नहीं पढ़ के आया हूँ, बाकी लोग तो पढ़ के आए हैं ना। तो जो पढ़ के आए थे उन्होंने वो कहानी सुनाई तो मैं सुन लिया, मैंने पता चला अच्छा ये होता है, ठीक है। और इससे जब प्रश्न आया तो मैं वहाँ पे प्रश्न बना चुका था। तो मुझे लगा कि ग्रुप डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ कि आप CUET DUT का मेरा पेपर जो था वो, दूसरा ग्रुप डिस्कशन, तीसरा पेपर एनालिसिस जो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना, कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, किस पेपर में कितने प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किसको आपको ज़्यादा फोकस करना और लास्ट टाइम पे किस पे ध्यान देना है। और चौथा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप उतना। और पांचवा एक और चीज़ अगर ऐड कर दूं तो अपने बेस्ट पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जोन है, उस पर ज़्यादा फोकस करना। अब जैसे किन्हीं को हो सकता है काव्य शास्त्र में अच्छी पकड़ ना बन पा रही हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 150 के 150 क्वेश्चन काव्य शास्त्र से आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ट्रेंड देख लो कि उसका काव्य शास्त्र का कैसा ट्रेंड रहा है। अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इस लायक अपने आप को बना लो कि उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मैं कर ले जाऊंगा, बाकी ये 3 छोड़ो। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं यहाँ एग्जाम में। तो लेकिन ये नहीं कि काव्यशास्त्र नहीं आ रहा है और काव्यशास्त्र कंप्लीट करने के चक्कर में आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वैचारिक आपका सपोज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या पेपर 1 में कोई एक हिस्सा आपका ICT स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ आपने ध्यान ही नहीं दिया, इसको करने के चक्कर में वहाँ भी नंबर गए, यहाँ भी नंबर गए। तो ये आपको ध्यान करना होता है। तो ये मेरे 5 पॉइंट हो गए, इस 5 पॉइंट पर मेरी तैयारी चली और मेरा ये स्ट्रेटजी रहा था। और एक सवाल मेरे मन में ये आया कि आपके पास जैसे आधा घंटा बच गया था, जब मैं अपना CUET का एग्जाम दे रहा था PG के लिए, तो वहाँ पर मेरे पास टाइम ही नहीं मतलब हो पा रहा था कि टाइम तो बहुत कम है। और मैंने देखा पेपर मतलब जिस तरीके से पहले ऊपर ऑप्शंस दिए जाते हैं, इनको पहले पढ़ो, उसके बाद फिर अरेंज करो, फिर जवाब दो, इसमें तो बहुत समय लग जाता। तो आपने पास इतना टाइम कैसे बच गया? हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। ऐसा होता है, मेरे जो कुछ दोस्त थे उनका ये था कि उन्होंने DI जो है बिल्कुल लास्ट में बनाई। और DI क्या? DI होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो अच्छा, हाँ, मतलब जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रॉपर चार्ट मिलती है आपको, पेपर 1 का है इसमें हाँ DI। तो वहाँ से तो उनको उन्होंने लास्ट में बनाया, और उस लास्ट में उन्होंने उसको बनाया नहीं, समय नहीं था उनके पास, 5 मिनट बच रहे थे, उन्हें तुक्का मारा, है ना, 4 ऑप्शन थे, जो अच्छा लग रहा था उसको टिक मार दिया। तो ऐसे भी होता है कभी कभी एग्जाम में कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा पाते अंत में, अब बहुत कम समय बचता है और आपको कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लेना पड़ जाता है। तो ऐसा होता है लोगों के साथ। लेकिन मैंने वही बताया ना कि जब आप एग्ज़ाम जाते हो तो जाने से पहले आप एक स्ट्रेटजी बना के जाओ कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करोगे, और ये स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे जिस पर्सन का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको पहले करो, है ना। ये नहीं कि जो आपका जैसे मान लो मुझे DI आती है, मैंने उसे छोड़ दिया, कर ही नहीं रहा हूँ, बाकी पे पूरा टाइम दे रहा हूँ, अंत में जब टाइम खत्म हुआ 2 मिनट बच रहे तब मुझे याद आया कि DI करनी है, तब मैं DI पे जाता हूँ। 2 मिनट में DI कर ही नहीं सकते आप, नहीं कर सकते, है ना। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने के बावजूद आप वहाँ से छोड़ के आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आप पहले बना ले रहे हो, और जाहिर सी बात है जब वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप कम समय में बना लोगे। बिल्कुल। तो आप शुरुआत में ही बना के उसको साइड करके हटा दो ना कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, खत्म, उसको साइड कर दो, बाकी चीज़ों पे अपना टाइम दो। तो ये आपको वेरी करना पड़ता है इस तरीके से। हाँ, मतलब आपको पर्सन टू पर्सन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए चेंज करते रहना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी एग्जाम के दौरान, एग्जाम में आप जब बैठे हो तब। और एक ग्रुप डिस्कशन वाली भी जो आपने बात करी, उसमें ये भी रहता है कि कुछ लोग मतलब कि जैसे होता है ना कि मतलब कि कुछ अब तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अकेले खुद पढ़ेंगे, हम खुद इतना करेंगे, कौन इतना हो जाएगा, लोगों के मन में ये रहता है। हाँ, वो आते नहीं है ग्रुप डिस्कशन के लिए, करते नहीं। तो इसमें वो कैसे आपके टाइम पे नहीं आती थी ये समस्या कुछ ग्रुप डिस्कशन करते समय? देखो, ग्रुप डिस्कशन की मैं बात करूं तो CUET की तैयारी
के दौरान मैंने ग्रुप डिस्कशन का महत्व जाना था। मेरा बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन का वो हिस्ट्री से है। मतलब मैं हिंदी में ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मैं मास्टर्स में आके हिंदी में हुआ हूँ, तो हिंदी वाले मुझे विदेशी बोल सकते हैं। और हालांकि इसे गलत सेंस में ना लिया जाए इस विदेशी शब्द को। दूसरी बात यह है ना कि जब आप किसी और भाषा से मतलब किसी और सब्जेक्ट से किसी सब्जेक्ट में आते हो तो आपके अंदर एक डर होता है, यार इसमें तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो जब ये नहीं जानता हूँ वाली भावना आती है ना, तो आप उसमें और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, बिल्कुल। उसे और पढ़ने की कोशिश करते हो। यही हुआ मेरे साथ। मैंने हिंदी को और ज़्यादा बेटर से तरीके से पढ़ना और गहन रूप से पढ़ना शुरू किया। हालांकि कितनी भी गहनता कर लो वो स्तर तो नहीं आ सकता ना कि जब आप नए नए पढ़ रहे हो। तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे बता देता, कोई समझा देता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मैं जिस क्षेत्र में बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के पटना ज़िले में बाढ़ एक शहर है, वहाँ से मैं आता हूँ। तो वहाँ पे आसपास में मास्टर्स को लेकर के, पीएचडी को लेकर के, नेट जेआरएफ को लेकर के ऐसा कोई माहौल नहीं है। ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे आपको कि कोई ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स का कोई सोच भी रहा हो। बहुत कम लोग होते हैं। मतलब यहाँ जा आकर के पता चलता है कि भाई 550 लोग हमारे मास्टर्स में एडमिशन है, हमारे तब नहीं मिलते हैं, है ना। तो मुझे वो माहौल भी नहीं मिल पाया। अब जब मैंने इंटरनेट का ही प्रयोग किया, टेलीग्राम के बारे में मुझे नया नया पता चला था उस समय कि टेलीग्राम भी कोई चीज़ है जहाँ पे लोग जिनका बिना नंबर सेव किए भी लोग आपस में मिल जाते हैं। व्हाट्सएप में तो नंबर सेव करना पड़ता है। तो टेलीग्राम पे मैं गया, मैंने सर्च किया कि क्या हिंदी के लिए मैं हिंदी की तैयारी करने की कोई ग्रुप है, कोई आपस में चलता है ऐसा डिस्कशन। मुझे मिल नहीं पाया ऐसा कोई अच्छा सा ग्रुप। एक छोटा सा ग्रुप मिला था, उसमें भी चीज़ें चल नहीं रही थी अच्छे से। तो मैंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाया, फिर एक दो लोग उसमें जुड़े। फिर रैंडमली लोग, जैसे मैं ढूंढता आ रहा था वैसे लोग भी ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे उस ग्रुप पे पहुंच गया। वो ग्रुप अभी भी चलता है। उस ग्रुप पे पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग आपस में इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने एक प्रॉपर डिस्कशन का तरीका बनाया था कि हम लोग हर रात 10 से 12 या 9 से 11 2 घंटे एक प्रॉपर टॉपिक डिसाइड करेंगे और उसके पे पढ़ के आएंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी मेरा एक मित्र है, आशीष नाम है, जेएनयू में मास्टर्स कर रहा है, अभी सेकेंड ईयर में, मेरे बैचमेट। तो वो भी उसी ग्रुप पर मुझे मिला था। उसके अलावा विशाल हैं, बहुत सारी और भी दोस्त हैं, अद्वितीय है, सृष्टि है, बहुत सारे लोग हैं आपसे मिलते हैं जो उस ग्रुप में मिले थे हमें। अंजलि है जो भी जेएनयू में है। तो सब लोग वहीं पे मिले, इकट्ठा हुए और फिर हमने मिलकर के डिस्कशन शुरू किया। तो ये डिस्कशन ग्रुप में मिले, ये आपने जो ग्रुप बनाया था हाँ उसमें, या फिर कोई दूसरा ग्रुप था? नहीं, मैंने जो ग्रुप बनाया था उसी में सब मिले ही सब। हाँ, मतलब सब कहीं ना कहीं से इकट्ठे होकर के वहाँ पे पहुँच गए। बाद में जान पहचान बढ़ी और जान पहचान तैयारी के दौरान बढ़ी, प्रश्न करते हुए। मतलब हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे, हमारा फिक्स था। आशीष बिल्कुल ऐसा टाइम का पक्का इंसान है, वो उनका कहना था विजदीप जी टाइम हो गया, शुरू करते हैं। अच्छा हम कहे ठीक है। वो प्रॉपर मैं नहीं पहुँचा तो फ़ोन करके बुलाते, आइए जरा, है ना। तो 10 बजता था, पहुँच जाते थे। वो क्वेश्चन करता था, मैं आंसर करता था, मैं क्वेश्चन करता, वो आंसर करते थे। देखते देखते लोग भी जुड़ने लगे। फिर आशीष क्वेश्चन कर रहा है, 4 लोग आंसर दे रहे हैं। आशीष क्वेश्चन कर रहा है, 10 लोग आंसर दे रहे हैं। तो ऐसा होता था। हम लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं। फिर हमने क्विजेस की सिस्टम बनाई। और भी दूसरे नेट जेआरएफ की तैयारी वाले ग्रुप हैं, वहाँ पे क्विज प्रॉपर बने हुए आते थे। हम सोचते थे क्विज कैसे बनता है। तो हमने और आशीष ने और फिर विशाल ने सब मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में ऐसा बांटेंगे, सब लोग 10-10 क्वेश्चन का क्विज बनाएंगे और एक ग्रुप बनाया, सब क्विज वहाँ पे भेजेंगे और हम लोग हर दिन एक टाइम पे, जैसे रात में 8 बजे या दोपहर में 12 बजे वो क्विज चलाएंगे। तो सब लोग उससे जुड़ेंगे। अब क्विज में क्या होता है ना, 10 क्वेश्चन आए या 50 क्वेश्चन का क्विज आया और आप उसमें आपकी उसमें रैंकिंग, आपने 38 क्वेश्चन बनाए, आपका बगल वाला 40 बना रहा है। तो एक कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आती है कि मैं थोड़ा और पढ़ूंगा, मुझे और नंबर ज़्यादा लाना है। तो इस भावना में लोग पढ़ना शुरू किए। मतलब एक बिल्कुल ऑनलाइन डिस्कशन का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था वहाँ पर। और मुझे बहुत खुशी है कि उस ग्रुप से सभी जो बच्चे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर हैं आज। उनमें से काफ़ी लोग अभी जेएनयू में जिनका एडमिशन हुआ है, उनमें से काफ़ी लोगों का बीएचयू में हुआ है, काफ़ी लोगों का डीयू में हुआ है, कुछ लोग वर्धा गए हैं। तो सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे सेटल है अभी। इस बार भी उस ग्रुप से काफ़ी लोग डिस्कशन करके जेएनयू में उन्होंने जेएनयू और डीयू जैसे संस्थान में एडमिशन लिया। तो ग्रुप का महत्व मुझे वहाँ तक पहुँच गया था।
मुझे पता था कि ग्रुप के द्वारा आप ऐसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो आप नहीं पढ़ना चाहते। ये समस्या आ रही थी कि कुछ लोग क्या पता आते थे, हाँ, बिल्कुल कर रहे आती थे? है। ग्रुप में उस समय 300 लोग जुड़े थे हाँ, और डिस्कशन के टाइम 10 लोग पहुँचते थे। 10 लोग 10 लोग, 300। क्विज़ जब होती थी तो मैक्सिमम 20 लोग क्विज़ देते थे। जुड़े कितने थे? 300 लोग। 300। अभी उसमें 550 लोग जुड़े हुए हैं उसी ग्रुप में। लेकिन डिस्कशन करवा दो तो मुश्किल से 10-15 के अलावा कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखाई पड़ेगा उसमें। होते हैं, ये हमेशा होता है। सक्सेस रेशो भी इतना ही रहता है। इतना ही होता है। जितने लोग जुड़ेंगे वही तो होगा ना, वही तो उनके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग जो नहीं जुड़े उनका सक्सेस नहीं हो रहा है, पर मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो ग्रुप में है ना, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो मुझे यहाँ दिल्ली में ऐसा कोई माहौल नहीं मिला कि कोई ग्रुप चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो मेरे एक दोस्त हैं आकाश, उसका नाम है, तो उसका भी ऐसा ही भावना था कि नहीं, ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो उसने कहा कि ग्रुप बनाते हैं। तो उसने लोगों को इकट्ठा किया, पकड़ के लोगों को, मतलब जो भी लगा कि हाँ ये थोड़ा पढ़ने वाला है, थोड़ा सीरियस, उसको पकड़ के लाया। आकाश का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर सबको इकट्ठा किया, बाकी सब लोग ग्रुप में जुड़े। आकाश, ऋतिक, प्रियांश, अनिल, मुस्कान, गिरजा, गरिमा, सब लोग इकट्ठे हुए, गगन। तो सब मिलकर के इकट्ठा हुए ग्रुप में, और सब ने फिर यही डिसाइड किया कि हाँ चलो तैयारी करेंगे। और फिर हमारा जो मैंने बताया कि जैसे हमने डिस्कशन किया, टॉपिक डिसाइड किया, डिस्कशन करता है। तो ग्रुप का ना बहुत बड़ा रोल होता है, वो उनको भी समझना चाहिए जो ये समझते हैं अकेले पढ़ लेंगे। क्योंकि देखिए, आप अकेले पढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जब डिस्कशन करने की बात आती है तो आप डिस्कशन में उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो आपकी निगाहों से छूट जाता है। बिल्कुल। और जो आप पढ़ नहीं पाते वो सामने वाला पढ़ के आपको बता देता है कि आपने ये पढ़ा ना, ठीक है, लेकिन इसमें ये कुछ पॉइंट छोड़ दिया आपने, ये भी देखो आप, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ग्रुप डिस्कशन। और तैयारी के लिए तो आप अकेले घुस करके घर में आप पढ़ सकते हो, रूम में आ रहा है प्रॉपर 24 घंटे आप पढ़े रहो, बैठे रहो। लेकिन जो एक माहौल तैयारी का बनता है, कंपटीशन का बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही कॉम्पिटिटिव है। हम लोग बिहार में ना हमेशा, मतलब बच्चे 12th करने के बाद आते हैं तो सीधा बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब मैं सुनता हूँ, मैं बच्चे से, मैं सीनियर से जूनियर सबसे पूछता हूँ क्या कर रहे हो, तो भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ उनसे, कंपटीशन की तैयारी करो, कंपटीशन कर रहे हो, तुम्हारे आसपास कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर कैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ग्रुप डिस्कशन हर चीज़ में, चाहे वो सेमेस्टर हो, सब्जेक्टिव चीज़ को पढ़ना हो या ऑब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ना हो, और ग्रुप डिस्कशन करते तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसमें ये भी होता होगा ना, नज़रिया मिल जाता है। आप अपनी एक अप्रोच से पढ़ रहे हो, हाँ। अगले वाले की भी जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी लोगों की अप्रोचेस पता लगती है कि वो किस तरीके से देख रहा है, इसने इस तरीके से देखा इस चीज़ को, मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसे। हाँ। तो वो एक वाइड पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता होगा, तो ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा इस चीज़ से मिलता है। बहुत बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जितने भी लोग जेआरएफ के लिए टारगेट करते हैं नेट के लिए, कि उन्हें भी नेट तो जैसे निकल जाता है पर जेआरएफ नहीं निकल पाता जल्दी आसानी से, पर ऐसी क्या गलती वो लोग करते हैं जिनकी वजह से लगता होगा आपको कि 1 नंबर से 2 नंबर से लोगों का जेआरएफ रह जाता है? अभी भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे, मैं 3-4 से तो मिल चुका हूँ, कह रहे मेरा एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता तो मैं जेआरएफ हो जाता। तो क्या ऐसी गलतियाँ करते होंगे जिससे की वजह से लगता है कि अब एक रह जाता है? देखो राजा, क्या है ना कि मान लो कि किसी 90 क्वेश्चंस पे आपके कट ऑफ बन रहे हैं और आपके 89 आए, तो ऐसा नहीं है कि उस 89 और 90 वाले में कुछ ज़्यादा ज्ञान का अंतर है, दोनों बहुत अच्छे हैं। पर चूंकि कंपटीशन है और अब कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करना है, तो आपको बहुत लोगों को छोड़ना पड़ जाता है। तो उस भावना में होता क्या है कि गलती, और बोल सकते हैं कि बैड लक, या एग्ज़ाम का माहौल ख़राब रहा हो सकता है वो बहुत ट्रैवलिंग करके पहुँचे हो, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो 1-2 क्वेश्चन जो सही हो जाने थे, जो बहुत इजी होता है, मतलब कि वो आँख मूंद के भी अगर वो अच्छे माइंड से बनाए तो वो सही कर ले जाएंगे, पर एग्ज़ाम प्रेशर के दौरान वो उनसे गलत हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके पीछे काम करते हैं। आप एक चीज़ को ऐसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपने तैयारी कितनी करी है, तैयारी किस अप्रोच से करी है, आप एग्ज़ाम में किस मूड से जा रहे हो, एग्ज़ाम में मूड से जाने के अलावा आप एग्ज़ाम में कैसे हो, आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, मैंने बताया कि पेपर शिफ्ट कैसे कर रहे हो, कब पेपर 1 कब पेपर 2, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें खास कोई अंतर है। हाँ, ये चूँकि एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव नेचर है तो आप लक बाई चांस कह सकते हैं। मेरा एक दोस्त है ऋतिक, इस बार जून में उसने जेआरएफ निकाला है
और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि उसका जितना मार्क्स आया है वही कट ऑफ है, कट ऑफ ही उसका मार्क्स है। मतलब जितना कट ऑफ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उसका कट ऑफ कितना है, जितना कट ऑफ जून का गया है उतने ही मार्क्स उसके आए हैं एज इट इज। अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसे ना लाइन पे, बिल्कुल लाइन पे से खड़ा है, हल्का सा सर डोलेगा तो नीचे नीचे तो या फिर ऊपर, ऐसा ही होगा। वो बिल्कुल लाइन पे है, बिल्कुल उसी के मार्क्स को ऐसे यूजीसी ने उसे उठा के उसी को डाल दिया, यही हमारा कट ऑफ, ऐसे नेट एनटीए ने डाल दिया, तो ऐसा कुछ अच्छा हुआ है। अब जो ये दिसंबर में एग्जाम आने वाला है नेट का, हाँ। तो काफ़ी लोग तैयारी करने की कोशिश कर रहे होंगे उसमें, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे तो कई तरीके के लोग देख रहे होंगे, एमए वाले देख रहे होंगे, यूपीएससी वाले देख रहे होंगे, फर्स्ट ईयर वाले देख रहे होंगे, तो थर्ड ईयर वाले देख रहे होंगे, तो अब कैसे करेंगे मतलब वो ये लोग एकदम शॉर्ट में? क्योंकि आपने जो स्टोरी बताई ना, आपने किस तरीके से निकाला था, हाँ। वो सब इन लोगों ने देख लिया है, तो अब ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में पता लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी ये लोग रख सकते हैं। शॉर्ट में देखा जाए तो इसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि सबसे पहले आप, अगर आपने पहले कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं हाँ। किया है तो अभी बैठ करके 4 पेपर, मार्च के 2 पेपर और जून के 2 पेपर, दोनों को बैठ करके एनालाइज कीजिए सबसे पहली बात, और देखिए कि इनका ट्रेंड कहाँ जा रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इन्होंने इन 4 पेपर में सारे ट्रेंड आजमा लिए, मुझे जहाँ तक लगता है। मतलब इन्होंने किसी पेपर में टेक्स्ट पे फोकस कर डाला है, जून के किसी एक शिफ्ट में टेक्स्ट पे फोकस किया है, तो दूसरे शिफ्ट में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर और रचनाओं पे फोकस कर दिया। ऐसा वैसे होता है कि कोई जैसे 10 यूनिट लगा रखी है, हाँ। किसी यूनिट से ज़्यादा पूछ लिया, किसी यूनिट से कम पूछ लिया, ऐसा होता है? या फिर बराबर पूछते हैं? नहीं, पेपर 2 में अमूमन ऐसा होता है, आगे पीछे कर देते हैं वो लोग? कर देते हैं, ऐसा होता है। मैंने मेरी एक पिछले बार के मार्च के पेपर की एनालिसिस पढ़ी होगी, पीडीएफ में मैं तुम्हें दूंगा। मैंने देखी है, वो देखी है ना। हाँ, उसमें मैंने बताया है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। वही मैं देख के हैरान था, मुझे लगा था कि पर यूनिट से 10 पूछते होंगे, टोटल हो गए 100। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये याद की नहीं, बल्कि मैंने क्वेश्चन पेपर सामने रख करके मैंने इसको कैलकुलेट किया है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो, पर 95% चीज़ें वही हैं। तो पहले तो एनालाइज करें इस चीज़ को, सबसे पहले एनालाइज करें कि जो आयोग है वो कहाँ जा रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है, किस फील्ड पे जा रहा है। और मार्च तक के ट्रेंड को देख करके मैं बोल सकता था कि टेक्स्ट का हिस्सा ज़्यादा है, पर जून के ट्रेंड को मैं देख करके ये भी नहीं बोल सकता कि केवल टेक्स्ट पे आप भरोसे रह सकते हो। तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, बाकी रचनाकार की रचनाएं, टेक्स्ट सबको पढ़ना पड़ेगा, और टेक्स्ट को ना सिर्फ ऊपर से बल्कि गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो जितने समय अभी बाकी हैं उसमें आप कोशिश करें कि सारे टेक्स्ट पढ़ जाएं, जितना हो सकता है। अब कुछ रचनाएं हैं कि आप उनको पढ़ने बैठे तो ज़िंदगी खत्म हो जानी है आपकी। आप संस्कृति के 4 अध्याय लेके आप बैठ जाए तो फिर क्या ही हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं आप बातों को? तो अब ज़िंदगी नामा लेके बैठ गए तो समस्या हो जाती है। आप पढ़ने को तो पढ़ सकते हो, पर उनको पढ़ के याद रखना तो नहीं हो सकता। तो आप ये कोशिश करो कि ट्रेंड देख लो सबसे पहले, चारों पेपर निकाल करके, और ट्रेंड देखने के बाद आप ये कोशिश करो कि आप उसमें से जो हिस्सा ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो, है ना? और अपना टारगेट लेके चलो कि आप एग्जाम में 70 क्वेश्चन ले आओ। 70 क्वेश्चन फिक्स्ड, ये नहीं कि हाँ 70 पे हैं, गिरे तो 60 पे आएंगे, नहीं, 70 पे ही आना है आपको, अटकना है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान सकते हो। ये टारगेट लेके चलो और देख लो कि आप 70 क्वेश्चन है ना, तो आप कहाँ से कितना लाओगे। और अगर एक दो कम जा रहा है तो आप देखो कि कहाँ बढ़ा सकते हो, अरेंज करो उसको प्रॉपर कि हाँ मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 9 पूछे आ रहे हैं तो मैं उसमें से 5 तो कर ले जाऊंगा, 4 चलो छोड़ देता हूँ, है ना? इस तरीके से आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ से इतने करने हैं और मुझे इस हिस्से पे इतना फोकस देना है। यूनिट वाइज प्रॉपर तैयार कर लो, ट्रेंड बिना देखे नहीं, ट्रेंड देख करके। तो पहला काम ट्रेंड देखो, दूसरा काम उसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग जोन के हिसाब से अपना काम उसमें बना लो कि कहाँ पे कितने करने हैं। एक टारगेट फिक्स करो, है ना? और कंटिन्यूअस स्टडी शुरू करो। और स्टडी कंटिन्यूअस के साथ साथ रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा सोर्स फॉलो मत करो, एक सोर्स रखो, उसको बार बार पढ़ो, है ना? तो 1 सोर्स मल्टीपल रीडिंग, इसका यूज करो। और जितना ज़्यादा हो सकता है, जो चौथा चीज़ आएगा वो यूज करो उसमें प्रैक्टिस की। अब देखो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करेगा पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 प्रैक्टिस का पेपर, मैंने पहले ही बताया। आप उसके लिए किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो,
टेस्ट सीरीज के लिए आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं, टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बुक ले सकते हैं आप, यूथ कंपटीशन और बाकी सब पब्लिकेशन की बुक आती है PYQ की, उसमें बाकायदे एक्सप्लेनेशन भी आती है हर क्वेश्चन की, वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो। और पेपर 2 के लिए भी आप प्रैक्टिस देख लो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कैसे चल रहा है। टेक्स्ट बुक पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो पेपर 2 का भी आप प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ से क्वेश्चन ना छूटे, बिल्कुल। और जहाँ पे वीक है वहाँ पे ज़्यादा टाइम मत दो। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेटजी। अगर बाकी डिटेल से देखा जाए तो इसमें यही आपको करना है कि जो हार्ड हिस्से हैं उसको छोड़ के छोटे वाले हिस्सों पे ज़्यादा फोकस करो, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही चीज़ है ना। तो अभी से आप पेपर 1 में अगर ये पेपर वाइज जाए तो पेपर 1 में ये टारगेट कर लो कि आज से हर दिन कम से कम 30 या 40 दिन तक मैं हर रात 50 क्वेश्चन, पूरे फुल लेंथ टेस्ट, है ना, कम से कम 30 दिन लगातार हर एक दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगा पेपर 1 का, और 1 घंटे लगेगी मुश्किल से उस पेपर को देने में, तो 1 घंटे पेपर दे दो, टेस्ट दे दो, और उसके बाद 1 घंटे उस टेस्ट को एनालिसिस में डाल दो कि हाँ, जैसे मैंने 50 क्वेश्चन बनाए शुरुआती दौर में, जब मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देता था तो मेरे 50 में 20-25 ऐसे सही होते थे, कभी कभी 22, कभी 18, कभी 23 ऐसे सही होते थे। तो फिर मैं वापस उनको देखता था कि जो नहीं बन रहे हैं मुझसे वो क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ छूट गया। अगर लॉजिक से ही क्वेश्चन है तो मैं लॉजिक तो पढ़ा हूँ, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, तो उसको देखो क्यों नहीं बन रहा है, उसको पढ़ो। फिर अगले बार जब आओगे तो वो तुम्हारा नंबर धीरे 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 इंक्रीज होना शुरू होगा। तो 28-30 तक, लास्ट समय तक 28-30 तक मेरे बनने शुरू हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब सेटिस्फाइंग है, ठीक है, 50 में 28-30 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में 28-30 तो बना ले जाऊँगा। और अगर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ तो बहुत से बहुत ये हो कि 26-27 पे आके गिर जाऊँगा। और तो इस तरीके से आप एक प्रैक्टिस करके अपना देख लो। हाँ, पेपर 1 का ये। पेपर 2 में ट्रेंड के हिसाब से तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और जो भी हिस्से आपके स्ट्रॉन्ग जोन है ना, क्योंकि देखो पेपर 1 पेपर 2 में आप कितना भी कर लो, आप एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, है ना। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ कंप्लीट करो, 70 का टारगेट रखो। जैसे कि कहानी है, यूनिट में बता रहा हूँ, कहानी का, निबंध का, नाटक का, अन्य गतिविधियों में कुछ रचनाओं का, ये इतने हैं कि आप बहुत ईजिली एक बार नहीं 3-3 4-4 बार पढ़ सकते हो, बिल्कुल, है ना, और बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उपन्यास में ये समस्या आती है कि बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो कोशिश करो कि आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसके अगर कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, फैक्चुअल्स, तो वो आप देख लो, उसको पढ़ लो, उसे कंप्लीट कर लो। कहीं यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स मिल जाते हैं, वहाँ देख लो। जैसे दृष्टि में काफ़ी अच्छा शॉर्ट नोट्स बना रखा है, आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक कहानी आपके माइंड में बन जानी चाहिए। हालांकि मैं गारंटी नहीं लेता कि उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स निकाले उनसे अलग से पूछ दिया हो, पर आप लास्ट टाइम में आप ये कर सकते हैं, कुछ ना हो तो। अन्य गतिविधियों में कुछ रचनाएं हैं, जैसे बोलराम का जीव है, ऐसे कुछ छोटी छोटी रचनाएं वो आप कर सकते हो। जो बड़ी बड़ी है, संस्कृति के 4 अध्याय संभव नहीं है, तो इनके शॉर्ट नोट्स देख लो, इनके वीडियोस देख लो, है ना। तो यहाँ से इसको इस तरीके से कवर करो। हिंदी साहित्य का इतिहास, दृष्टि, तो प्रॉपर उसको प्रॉपर पढ़ो, है ना, रचनाएं याद करो, तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनकी कौन सी रचनाएं, कितनी रचनाएं हैं। अब तो उन्होंने रचनाएं क्रम में लगाने की जो प्रश्न है, जो पहले से आते थे, वो अभी और थोड़ा हार्ड लेवल पे आना शुरू हो गया। ऐसे लोग रचनाएं आ रहे जिनका नाम ही नहीं सुना, है ना, नाम तो सुना है, उनकी ऐसी रचनाएं आ रही जिनके रचनाओं को आपने नहीं सुना, है ना, और वर्ष मिलाने दे रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो यही कर लो आप, मेरे हिसाब से दिन डिसाइड कर लो कि आज मैं उपन्यास को पढ़ूंगा, तो दृष्टि के किताब निकाल के उपन्यास का जो चैप्टर है, उस उपन्यास को चैप्टर को 2 दिन 3 दिन में करके पूरा याद कर जाओ। ग्रुप बना लो, और याद करने के बाद कैसे पता आपको याद है, तो ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर कर लो, आपको याद हो जाएगा। फिर हर दिन, किसी दिन उपन्यास को रख दो, किसी दिन कहानी को रख दो, किसी दिन निबंध को रख दो, किसी दिन आदिकाल को रख दो, किसी दिन भक्ति काल को रख दो, किसी दिन रीति काल को रख दो। अब इन सब में भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या भक्ति काल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या रीति काल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन रीति काल से आ रहा है, तो आप उसको पढ़ने में 4 दिन क्यों लगाओगे, है ना। यही तो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है ना आपकी, कि रीति काल से जब 1 क्वेश्चन आ रहा है
तो आप उसको पढ़ने में 4 दिन क्यों लगाएं? हम 4 दिन आधुनिक काल को क्यों ना दें? उपन्यास, कहानी, निबंध और अन्य गद्य विधाओं को क्यों ना दें? है ना? तो ये आपको सोचना पड़ता है वहाँ। बिल्कुल। तो दिसंबर वालों के लिए स्ट्रेटजी यही रहेगी मेरी कि बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़े, पेपर एनालाइज कर ले, और पेपर एनालाइज करने के बाद देख लिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उसी को पढ़े, है ना? समय नहीं है आपके पास ज़्यादा, मुश्किल से कितने 40-50 दिन बाकी होंगे, तो आप देख लीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ पे पढ़ाई कीजिए, फोकस रूप से पढ़ाई कीजिए। अब इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम समय पे हम पहुंच चुके हैं। अब एक लास्ट प्रश्न है जो कि इस दिसंबर में ना दे करके जो टारगेट कर रहे हैं अगला नेट जेआरएफ, हाँ, वो लोग किस तरीके से मतलब अपनी अप्रोच इस तरीके से बना सकते हैं? ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम पॉडकास्ट खत्म कर देंगे। जो बाद में देने वाले हैं, जैसे कि ये मैंने बताया कि जो एनटीए है वो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक जून में करवाती है और दिसंबर में करवाती है। पर 2023 एक ऐसा गोल्डन टाइम था जिसमें एक साल में 3 बार एग्जाम हुआ। मार्च में हुआ, जून वाले पेपर हुआ, दिसंबर वाला पेपर हुआ। ऐसा गोल्डन टाइम पहली बार रहा, और हम लोग के लिए एक अच्छा भी था कि मतलब हमने ये सोच के रखा था ना कि चलो मार्च का दे देते हैं एग्ज़ाम, है ना, कि एग्ज़ाम निकल गया तो नहीं निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला कोई बात नहीं, जून दे देंगे। जून भी नहीं निकला तो इतना ख़राब किस्मत तो नहीं होगा ना कि दिसंबर में ना निकले, तो हम ये सोच के चले थे इस साल तो निकाल लेना है, पर अच्छी बात है कि मार्च में निकल गया। तो खैर जो अगले बार दे रहे हैं पेपर, उनके पास जून और दिसंबर का समय बचेगा। जून और दिसंबर के समय में अगर देखा जाए अभी से तो आपके पास प्रॉपर बहुत टाइम है, तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप कुछ भी ना छोड़ें, सारे पढ़ जाए, सब पढ़े, है ना। और पढ़ने टाइम बस ये ध्यान रखें कि ऐसे पढ़े कि बाद में दोबारा ना पढ़ना पड़े। हाँ। समस्या ये आती है ना कि जब हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं तो समझ के पढ़े, हाँ, मतलब पढ़ डालते हैं हम लोग। हाँ। उपन्यास पढ़नी है, अच्छा पढ़ देंगे 5 दिन डिसाइड किए, इतनी मोटी बात 5 दिन में खत्म, है ना। फिर छठे दिन के बाद तो ठीक है, कुछ दिन कहानियां रहती दिमाग में, हाँ। 1 महीने बाद उनसे पूछो तो पात्र के नाम भूल गए हैं, वो भूल जाते हैं। सही कह रहे हो आप, इतनी जल्दी पढ़ोगे तो कैसे होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ो अच्छे से, और पढ़ के हो सके तो संभवतः शॉर्ट नोट्स बना लो अभी से ही। आप ये नहीं कि फ्री टाइम में होता है कुछ लोग की फ्री टाइम में बैठ के चाय किसी ले रहे हो उपन्यास पढ़े, अच्छी बात है, पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको सोचना शुरू करें, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में अंतर होता है, तो आप थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचें और उस उपन्यास के कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी से नोट करना शुरू कर दें। टाइम आपके पास प्रॉपर है, सारी रचनाएं पढ़ डालें, जो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है फिर भी आप उसको 1-2 छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पूरी पढ़ें, सबके पॉइंट नोट करते चलें, और अभी से ही आप हिंदी साहित्य के इतिहास और रचनाएं, किनकी रचना क्या है, अभी से याद करना शुरू कर दें। जो स्ट्रेटजी दिसंबर वाले, इस दिसंबर वाले अपना रहे हैं, दिसंबर 23 वाले, कि मैंने बताया कि वो आप डे डिसाइड करें कि हाँ मैं 19 तारीख को उपन्यास पढ़ूंगा, 20 को भी उपन्यास पढ़ूंगा, 2 दिन में उपन्यास निपटाऊंगा। आप वो 2 दिन में करें, आप 4 दिन में कर लो, यही कर सकते हो। आप 4 डिसाइड कर लो, 19, 20, 21, 22, आप 4 दिन उपन्यास पढ़ो। तो उपन्यास कहने का मतलब है कि उपन्यास में सारी रचनाएं, कि किनकी कौन सी रचना है, पहली कौन सी है, बाद में कौन सी है ना, अभी समकालीन लेखक कौन कौन है, ये सब चीज़, किनकी रचनाएं कौन है, वर्ष याद करना, क्रम से लगाना, ये सब आप 4 दिन डिसाइड कर लो, और उसके ऊपर फिर आप काम करो। मतलब वही स्ट्रेटजी आप दिसंबर वालों के लिए भी है, वही जून वालों के लिए भी है, पर जून वालों के पास जो है समय ज़्यादा है, तो आप थोड़ा टाइम लेके करो, डिटेल से करो, हड़बड़ाहट में मत करो, है ना। तो ये यूज करो, और बाकी आप देखो हमेशा से ये बात है कि आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम आपका तब निकलेगा जब पेपर 1 आपका अच्छा हो। तो सही बात। हाँ, मतलब आप जो जून वाले हैं उनके लिए तो खास रहा है कि आप अभी से पेपर 1 पे ना दो। हिंदी वालों के साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि वो पेपर 1 को बिल्कुल ऐसा निगलेक्ट लेके चलते हैं, अरे ये तो तुक्का मारेंगे, 50 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे, 20 तो सही होगा, ये सोच के आते हैं, और पता चलता है 12-13 सही हो रहे हैं, है ना। तो ये भी नहीं है, पूरा तुक्का का गेम नहीं है वो। तो अभी से पढ़ना शुरू करो, थोड़ा उसमें अपनी हैबिट बना लो, है ना। मैथ्स दिया अगर डर लगता है तो उस पर काम करो अभी से। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ICT है, कम्युनिकेशन है, तो इसमें आप जाओ और इस पर काम करो, धीरे सब हो जाएगा। हायर क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें ऐसी है पेपर 1 की, मैंने बताया कि पेपर 1 के बारे में ऐसा ना कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेंगे, आपके पूर्व ज्ञान पे बेस्ड होंगे वो, है ना। आपका उस क्षेत्र में अगर पूर्व ज्ञान है
तो आप कर ले जाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन का चर्चा करना चाहूँगा। मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था पेपर 1 में कि कौन-कौन सा ऐसा फाइल होता है कंप्यूटर में जो कि चीज़ों को कंप्रेस करके रखने के लिए होता है। तो जैसे एक ज़िप फाइल होता है ना, ZIP। तो उसी के ऑप्शंस में थे एक और ऑप्शन था, ज़िप फाइल था और एक और मेरे को ध्यान से उतर गया। वो 4 ऑप्शंस थे उसमें से एक ज़िप था, एक और था जो कि अमूमन हर बच्चे जानते हैं और बेसिकली किताबों में मेंशन होता है। क्या ये जो फाइल होता है ये चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके रखने के लिए, छोटा बना के रखने के लिए ये होता है। लेकिन उसमें एक तीसरा ऑप्शन था RAR फाइल का, वो किताब में नहीं मेंशन होता है, .RAR फाइल। मैं किताब में मेंशन अमूमन नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैं कंप्यूटर यूज करता आया हूँ हमेशा से, तो मुझे पता था कि यार ये भी होता है, ये भी कंप्रेस करने के लिए रखने के लिए होता है। तो मैं कही तीनों आंसर सही है, तो मैंने BCD तीनों मार दिया, सही हो गया वो। अब जो किताब पढ़ के गए होंगे, जिनका पूर्व ज्ञान उस क्षेत्र में नहीं होगा, तो उनको समस्या आ जाएगी ना, क्योंकि वो RAR को जानते ही नहीं है, तो बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पेपर 1 किताब की चीज़ है ही नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो किताब में मिलेंगे ही नहीं आपको। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस पढ़ोगे तो देखोगे कि अच्छा कंप्रेस करने वाले फाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो आप गूगल करो एक बार कि कंप्रेस करने वाले कौन कौन से फाइल टाइप होते हैं। 4-5 एग्जाम्पल आएंगे, उसमें देख लोगे। तो इस तरीके से एग्जाम आप पेपरों को कर सकते हो। तो जून वालों के लिए ये करने के लिए टाइम है, बिल्कुल, है ना, कि हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उस पर डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। दिसंबर वालों के पास जाहिर सी बातें कम है, उतना करेंगे तो वो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो वो जितना बेस्ट हो सकता है वो करें आप। और जैसे मैंने कहा कि आप 30 दिन 40 दिन पेपर और हर दिन फुल लेंथ टेस्ट लगाएं और एनालिसिस करें, तो ये आप करते रहें। बाकी दिसंबर वाले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दें और आपका एग्ज़ाम JRF हो जाए आप सभी का। हालांकि जो भी समस्या आएंगी उसको आप अपने स्तर पे देखिए कि कैसे करना है, क्योंकि आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है। बाकी स्ट्रेटजी आप अपने अनुसार ही बना सकते हैं। ये मेरी थी। ये तो एक स्ट्रेटजी, एक तरीका दिया है कि हमने इस तरीके से करिए, आप इस हिसाब से कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो कोई कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी कोई फिर कभी हम बात कर लेंगे। बिल्कुल। और बाकी जो भी समस्या हो आप कमेंट करते रहें, इनके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में जो भी समस्या हो लिखे। काफ़ी अच्छा इन्होंने काम कर रखा है। जिस साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीडियोस मिल जाते हैं लेकिन बहुत सिंप्लीफाई तरीके से नहीं बताया जाता। उनको राजा ने बहुत अच्छे सिंप्लीफाई तरीके से बताने की कोशिश की है। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है तुमने, तो तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने, मतलब बच्चों की तरफ से धन्यवाद कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, एक इनिशिएटिव लिया है। कि लोग ना इनिशिएटिव लेने से डरते हैं, तुमने लिया है कम से कम। तो बाकी आप सब इनके वीडियोज़ को फॉलो करें और कमेंट करते रहें कि जो भी आपको समस्या है। बाकी आपसे जुड़े रहेंगे हमेशा राजा। भैया आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी।